फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल केस स्टडी। और आज हम डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क केस के बारे में। सो द केस टाइटल इज नोवार्टिस एजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2013, सुप्रीम कोर्ट 1311। बेंच थी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई एंड जस्टिस आफ्ताब आलम की। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम इस केस का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। डिफाइन द स्कोप ऑफ सेक्शन 3D ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970। इस पूरे केस में सेक्शन 3D ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये पूरा केस ही इस एक सेक्शन पे बेस्ड है। प्रिवेंटिंग द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज फॉर एवरग्रीनिंग देयर पेटेंट्स। अब इस केस में जो है एवरग्रीनिंग पेटेंट के बारे में भी बात की गई है, मतलब कि जब कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियां जब उनका पेटेंट का टर्म खत्म होने वाला होता है तो वो उसमें कोई छोटा सा चेंज करके और दोबारा से पेटेंट के लिए अप्लाई कर देते हैं, इस तरीके से दिखा के कि कोई नया इनोवेशन उन्होंने करा है उस मेडिसिन में। टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइफ सेविंग कैंसर ड्रग्स एट एन अफोर्डेबल प्राइस टू पीपल इन इंडिया। इस एक केस के बाद जो है इंडिया में जो लाइफ सेविंग ड्रग है, यानी कि कैंसर की जो कुछ दवाइयाँ हैं, वो अफोर्डेबल प्राइस पे इंडिया के लोगों को मिल सकी इस केस के बाद। द डिसीजन केम एज अ रिलीफ फॉर मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू हैव एक्सेस टू मेडिसिन एट अ लो कॉस्ट। इस केस के बाद जो है इंडिया के और बाहर के लोगों को एक अफोर्डेबल प्राइस पे मेडिसिन जो है अवेलेबल हो सकी। बाहर के लोगों को इस वजह से कि जो यहाँ से इंडिया से जैसे दवाइयों को जो है मंगाते हैं उनके लिए, मतलब प्रोडक्शन तो इंडिया में ही हो रहा है लेकिन वो से बाहर पे मंगा रहे। अब इस केस के फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन 1992 Novartis filed a patent application for imatinib. This patent was granted by the US Patent and Trademark Office, USPTO. अब इस केस में सबसे पहले शुरुआत होती है 1992 से, जहाँ पे नोवार्टिस जो है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो कैंसर की दवाइयाँ होती हैं, उसको मैन्युफैक्चर करती हैं। तो वो जो है अपना एक प्रोडक्ट लेके आती हैं और उसका वो जो है USA में ट्रेडमार्क जो है ट्रेडमार्क पेटेंट ऑफिस में पेटेंट करवा लेते हैं। On July 17, 1998, the pharmaceutical company Novartis filed a patent application at the Chennai Patent Office for the beta crystalline form of imatinib mesylate, which was sold in the market with the name of Galevic. अब यहाँ पे Novartis कंपनी जो है वो 1998 में इंडिया के पेटेंट ऑफिस में, चेन्नई पेटेंट ऑफिस में एक पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करती है, जो इसी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स था उसी के लिए ही वो जो है पेटेंट फाइल करते हैं। उसमें मतलब कुछ चेंजेस करके, क्योंकि पुराना पेटेंट तो उन्हें मिला हुआ था, लेकिन उसी में जो है थोड़ा सा चेंजेस करके और वो नया वाला जो बीटा क्रिस्टलाइन वर्जन तो होता है उनका इसी मैसिलेट का, उसी को ही वो पेटेंट कराने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन देते हैं। उसको वो बाहर पे जो है गैलीविक के नाम से बेच रहे होते हैं, मतलब अदर कंट्रीज में। तो जब वो एप्लीकेशन देते हैं 1998 में चेन्नई पेटेंट ऑफिस में, तो उसके बाद जो है 5 प्री ग्रांट अपोजिशन which were filed by the Cancer Patient Aid Association, Cipla Limited, Natco Pharma, Ranbaxy Laboratories and Hetero Drugs। ये 5 जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो कि दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो ये लोग जो है इनके पेटेंट एप्लीकेशन पे जो है अपोज करते हैं कि जो है इनको मतलब ना दिया जाए, और वो अपने अपने जो भी रीज़न होते हैं वो इसको बताते हैं। अब इसके बाद इन 2005 इंडिया प्रोसीडेड टू अमेंड द Patent Act 1970 and introduce the regime of product patent, simultaneously amending the section 3D। अब जो इंडिया का पेटेंट एक्ट होता है 1970, उसमें जो है इंडिया 2005 में अमेंडमेंट करता है और सेक्शन 3D को ऐड करता है। सेक्शन 3D put the constraint on granting a patent of any product manufactured by using an already known substance by merely changing the chemical formula। अब यहाँ पे जो 3D होता है वो एक तरीके से बताता है कि किन किन चीज़ों में पेटेंट नहीं मिलेगा, और वो चीज़ें जो हैं ऑलरेडी जो सब्सटेंस मार्केट में अवेलेबल है, जो कुछ केमिकल फार्मूलाज हैं, उन्हीं को चेंज करके और उस प्रोडक्ट को जैसे बना दिया जाए, तो उस तरीके की चीज़ पे आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। अब इसी केस में जो है जब वो 5 बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है ऑब्जेक्शन फाइल करती हैं, उसके बाद जो है द असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स एंड डिज़ाइन at the patent office dismissed the patent application of Novartis on the ground that it lacked novelty, was obvious and was not an invention as per section 3D। अब यहाँ पे जो असिस्टेंट कंट्रोलर होते हैं, ऑफिसर होते हैं,
वो नोवर्टिस कंपनी के पेटेंट एप्लीकेशन को डिसमिस कर देते हैं इस ग्राउंड पे कि इसमें कोई नोवेलिटी नहीं है, और ये सेक्शन 3D के अनुसार जो है इसमें ये इन्वेंशन भी नहीं है, तो इसलिए इसमें पेटेंट नहीं मिल सकता। In May 2006, Novartis filed writ petition under Article 226 of the Constitution of India before the Madras High Court against the Union of India. अब जब वो असिस्टेंट ऑफिसर जो है उन पेटेंट ऑफिसर इनका एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं, तो ये उसके बाद हाई कोर्ट मूव करते हैं और हाई कोर्ट के सामने पिटीशन रखते हैं 226 में कि जो है इनके जो रिजेक्ट किया गया है पेटेंट ऑफिस असिस्टेंट ऑफिसर के द्वारा वो गलत किया गया है। बट हाई कोर्ट इनकी बात जो है डिसमिस कर देता है, और उसके बाद ये फाइल करते हैं दूसरी पिटीशन इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड के सामने 2009 में। तो 2009 में जो है ये बोर्ड भी जो है डिसीजन देता है, और ये भी एक तरीके से इनकी एप्लीकेशन को इनकी पिटीशन को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि प्रोडक्ट पेटेंट मांग रहे होते हैं और प्रोडक्ट पेटेंट जो है वो नहीं दिया जा सकता था 3D के अनुसार। In 2009, Novartis filed a special leave petition under Article 136 of the Indian Constitution before the Supreme Court of India against IPAB order, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड का जो ऑर्डर था उसको 2009 में नोवर्टिस कंपनी जो है चैलेंज करती है और सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन लगाती है अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इस केस के इश्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। वेदर सेक्शन 3D पेटेंट्स एक्ट ऑफ द 2005 वायलेटेड आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला इशू तो इस केस में ये उठता है कि क्या 3D जो सेक्शन है पेटेंट एक्ट का वो आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वायलेट करता है कि नहीं। वेदर द इन्वेंशन क्वालिफाई फॉर द टेस्ट ऑफ नोवेलिटी एंड इनोवेशन ऑफ द नोवर्टिस प्रोडक्ट। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि ये जो पेटेंट एप्लीकेशन दी गई थी और जो उनका प्रोडक्ट है क्या वो नोवेलिटी और इन्वेंशन जो होनी चाहिए उसको क्वालिफाई करता भी था कि नहीं। वेदर द इन्वेंशन ऑफ द बीटा क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ इमेटिनिव मैसिलेट क्लेम्ड बाय नोवर्टिस इज मोर एफिशिएंट। और तीसरा सवाल ये था कि उनके पास पुराना जो पेटेंट था वो उससे ज़्यादा ये जो है एफिशिएंट था उनका नया प्रोडक्ट जो उन्होंने बीटा क्रिस्टलाइन के नाम से जो है बनाया था। अब हम इस केस की जजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। इन 2013 द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड अ जजमेंट अगेंस्ट नोवर्टिस AG। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जब अपना जजमेंट देता है तो वो जो है नोवर्टिस कंपनी के क्लेम को रिजेक्ट कर देता है। द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू ग्रांट अ पेटेंट टू अ ड्रग बाय नोवर्टिस AG ऑन the basis that the said drug did not involve an invention that is capable of being patentable under Indian law। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी साफ साफ कह देता है कि जो आपका ये जो प्रोडक्ट था इसमें कोई भी जो है नई चीज़ नहीं थी, ठीक है, इसमें कोई नया इन्वेंशन नहीं था, नोवेलिटी भी इसमें नहीं थी, तो हम जो है इसको जो है आपको जो है पेटेंट नहीं दे सकते। वो रिफ्यूज़ कर देता है, उन्हें कोई भी ग्रांट दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो 3 अल्टरनेटिव मीनिंग्स भी यहाँ पे जो अपने जजमेंट पे बताता है। इनहेंस्ड ऑफ एफिकेसी हैव बीन असाइंड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो वो एफिकेसी जो ये जो वर्ड था इसके 3 अल्टरनेटिव मीनिंग्स भी बताता है कि ये क्या क्या हो सकते हैं। द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन होल्ड दैट इंडिया स्टैंडर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड इन्वेंटिव स्टेप फुल्ली इनकम्पास ग्रेटर इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पे सबसे पहला इंटरप्रिटेशन तो सुप्रीम कोर्ट यही करता है कि ये जो भी पेटेंट दिया जाएगा वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और इन्वेंटिव स्टेप के उसमें इफेक्टिवनेस होना चाहिए, तभी वो दिया जा सकता है। सेकंड इज अकॉर्डिंग टू सेकंड मीनिंग एनी इम्प्रूवमेंट इन हाउ वेल अ मेडिकेशन वर्क एज अ ट्रीटमेंट इज रेफर्ड टू एज इंक्रीज्ड इफेक्टिवनेस। दूसरा ये होता है कि जो भी मेडिसिन आप नहीं बना रहे वो कितना ज़्यादा जो है इंक्रीज कर रही है ट्रीटमेंट को और उसकी इफेक्टिवनेस को, मतलब कि कुछ भी चीज़ कोई भी बीमारी को डायग्नोस करने में वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है जो नया प्रोडक्ट हो आपका या मेडिसिन हो। The third is that according to the Madras High Court and the IPAB, greater efficacy solely referred to therapeutic efficacy। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने 3 जो अपने मीनिंग्स जो थे उनको जो है इंटरप्रिटेशन कर दी इस केस में। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको कुछ पूछना है तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।